So let us start with the new point, new topic, that is Kepler's law, right? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था पिछले वीडियो में कि केपलर्स लॉ कब लिखा गया था, कब बना था। जब न्यूटन ने अपनी बुक लिखी थी उसके पहले ही केपलर्स लॉ ऑलरेडी बना हुआ था, यानी कि केपलर ने अपना लॉ बनाया था उसके पहले, न्यूटन की बुक लिखने से पहले। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो लॉ में एक्चुअली था क्या। ठीक है, प्लैनेट से रिलेटेड, फिर यूनिवर्स से रिलेटेड, उन्होंने ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ क्या मतलब चीज़ें बनाई थी। सो यहाँ पे देखिए, प्लैनेटरी मोशन हैड बीन ऑब्जर्व बाय एस्ट्रोनॉमर्स सिंस एंशिएंट टाइम्स बिफोर गैलीलियो। ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लैनेट पोजीशन वर मेड विद नेकेड आइज, यानी कि जो गैलीलियो थे उनके पहले जो अगर प्लैनेट्स के पोजीशंस या कुछ देखे जाते थे तो वो नेकेड आइज से ऑब्जर्व किए जाते थे। बाय द 16th century a lot of data were available about planetary positions and motion. So Johannes Kepler studied these data, यानी कि उसके 16th century के पहले जो है जो डेटा, बहुत सारा डेटा मतलब इससे रिलेटेड, मतलब जो एंशिएंट टाइम पे जो लोगों ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने जो ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट किया था वो सब डेटा 16th सेंचुरी के पहले अवेलेबल था। तो इन्होंने क्या किया, केपलर ने, इन्होंने ये सारा डेटा को पढ़ा। he studied the data and he noticed that the motion of planets follow these certain laws, यानी कि जो प्लैनेट के जो मोशंस होते हैं, यानी कि जो प्लैनेट जैसे चलते हैं उसमें कुछ लॉज होते हैं। ही स्टेटेड 3 लॉज डिस्क्राइबिंग प्लैनेटरी मोशन, यानी कि प्लैनेट के जो मोशंस हैं उस पर उन्होंने 3 लॉज निकाले। These are known as Kepler's laws which are given below, यानी कि उन लॉज को जो उन्होंने निकाले उसे हमने मतलब उन लोगों ने, पहले के लोगों ने जिन्होंने इसको, जिनके सामने इन्होंने प्रेजेंट किया होगा, जब उनका नेमिंग होने लगा तब उसका नाम उन्होंने केपलर्स लॉ रख दिया। यूजुअली हमें पता है कि जब साइंटिस्ट कुछ डिस्कवर करते हैं, कुछ इन्वेंट करते हैं, तो हम उसका नाम मतलब उसका नाम हम उन्हीं साइंटिस्ट्स के नेम के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, उनके लॉज जो होते हैं, उनके जो उन्होंने इन्वेंट किए होते हैं, उन सब का नाम हम उन्हीं के नाम पे रख देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे डू यू नो ये भी दिया है, ये आप पढ़ लेते हैं हम। एन एलिप्स इज द कर्व ऑब्टेन्ड व्हेन अ कोन is cut by an inclined plane. It has 2 focal points. Sum of distances of 2 focal points from every point on the curve is constant. F1, F2 are the focal points an ellipse shows in the figure 1.3. If A, B, C are these 3 points on the ellipse, then तो यहाँ पे AF1 plus AF2 equals to BF1 plus BF2 प्लस इक्वल्स टू CF1 CF2, यानी कि इन्होंने बोला कि अगर इंक्लाइंड प्लेन से किसी चीज़ को काटो तो वो कर्व कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे F1 F2 का कर्व ये कॉमन है, देन AF1 AF2 AF1 और AF2 ये दोनों सेम है, सिमिलर हैं। ओके, AF2 ये और ये दोनों इनको हम इन दोनों पॉइंट्स को बोलेंगे ये कांस्टेंट पॉइंट्स हैं। देन उसके बाद BF1 BF2 भी कांस्टेंट है एंड CF1 CF2 भी कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसको इक्वल करके लिखा है। आगे देखते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या है। यहाँ पे हम केपलर्स के तीनों लॉज देखने वाले हैं। सो केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या है वो देखते हैं। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इन एन एलिप्स विद द सन इज एट 1 फोकाई। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे आप तो यहाँ पे दिया है कि ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट द फोकाई, एट 1 ऑफ द फोकाई। ओके, तो यानी कि अगर एक जगह पे प्रेजेंट है तो उसे फोकस बोलेंगे, अगर 2 जगह पे प्रेजेंट है या एक से ज़्यादा तो उसे फोकाई बोलेंगे, राइट। तो एलिप्स जो होता है वो सो एलिप्स क्या होता है, जो प्लैनेट होता है उसका जो ऑर्बिट होता है उसे हम एलिप्स कहते हैं। तो किसी ना किसी फोकाई पे सन हमेशा प्रेजेंट होता है, यानी कि या तो ये साइड प्रेजेंट रहेगा या तो अपोजिट साइड में प्रेजेंट रहेगा। तो वही केपलर्स का फर्स्ट लॉ है कि यानी कि अगर फोकाई है तो वहाँ पे किसी एक फोकाई पे सन ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे फोकस नहीं होता है, फोकाई होता है। ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा। ठीक है, अभी अगला देखते हैं सेकेंड लॉ,
लॉ देखते हैं। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस देखोगे इसका और इसका तो कम होगा, बट यहाँ पे अगर देखोगे कि जो लाइंस ज्वाइन कर रही हैं इनका एरिया सन से बिल्कुल सेम है, यानी कि सन जितना यहाँ पे जितना टाइम रहेगा उतना ही यहाँ पे उतना ही एरिया कवर करेगा और उतना ही यहाँ पे भी एरिया कवर करेगा, भले ही डिस्टेंस दूर हो पर एरिया उतना ही कवर करता है। ठीक है, तो ये केपलर्स का सेकेंड लॉ था। ठीक है, और थर्ड लॉ क्या है केपलर्स का, कि द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली, कि द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, यानी कि जो सन का रिवोल्यूशन पीरियड है उसका अगर स्क्वायर करें और जो ये हमारा इस सन से प्लैनेट्स का डिस्टेंस है इसका मीन निकाल के उसका अगर हम क्यूब निकालें तो वो दोनों मतलब उन दोनों का जो इक्वालिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ना कि ऑलमोस्ट इक्वल होगा। ओके, यहाँ पे इसका क्या दिया होगा, टी स्क्वायर रिवोल्यूशन को कंसिडर किया गया है और आर क्यूब जो है इसको हमने मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन लिया है। तो यानी कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट को हम के बोलते हैं ऑलवेज। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे इन्होंने ये अभी फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे मे बी। तो हम देखते हैं आगे क्या है। केपलर्स ऑब्टेन 3 लॉज सिंपली फ्रॉम द स्टडी ऑफ पोजिशंस ऑफ प्लैनेट ऑब्टेन बाय रेगुलर ऑब्जर्वेशन। ही हैड नो एक्सप्लेनेशन एज टू वाई प्लैनेट्स ओबे दीज लॉ। We will see below how these laws help in Newton formulation of this theory of gravitation. Okay, तो अभी इन्होंने केपलर ने ये लॉ तो निकाल दिया पर इनको इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पता था कि ये ऐसा क्यों होता है। मतलब ये पहले लॉ के हिसाब से कि ये फोका यानी कि 2 फोकाई पे क्यों रहता है सन और कभी भी, और सेकंड के हिसाब से कि ये जो एरियाज़ हैं ये इक्वल क्यों रहते हैं, ऐसा सब क्यों होता है। थर्ड वाले के हिसाब से ये प्रोपोर्शनल क्यों होता है, ये सब का इनके पास कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं था। ठीक है, तो ये इनकी इस थ्योरी को रीड करके, इनके इस लॉज को रीड करके न्यूटन ने क्या फॉर्मुलेशन किया है ग्रेविटेशन का वो देखते हैं। सो अभी अगर यहाँ पे आप नोटिस करो तो यहाँ पे लिखा है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ऑल द अबव कंसिडरेशन इंक्लूडिंग केपलर्स लॉ लेड न्यूटन टू फॉर्मुलेट हिज थियरी ऑफ यूनिवर्सल gravity. According to this theory, every object in the universe attract every other object with a definite force. यानी कि इन सब थ्योरीज के हिसाब से क्या था कि हर एक ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को डिफिनाइट फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, देन दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मे बी ये सेंटेंस का मीनिंग आपको ना समझाओ बट फॉर्मुलेशन हुआ है इस सेंटेंस का, तो आपको आगे जाके इजीली समझ में आ जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा फॉर्मूला है। ये F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो अभी वापस से अगर ये सेंटेंस रीड करें, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेज यानी कि m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ मासेज ऑफ 2 ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस यानी कि इनवर्सली यानी कि अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस यानी कि डी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये इसका मतलब ये फॉर्मूला है। और यहाँ पे ये जोहानस केपलर इनके बारे में लिखा हुआ है, आप इसे रीड कर लेना। ओके, मे बी इसके बेस्ड पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बट कंपलसरी नहीं है। ओके, बट रीड करना ज़रूरी है बिकॉज हम रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ पे फिगर 1.5 शोज 2 ऑब्जेक्ट विद मासेज m1 एंड m2 केप्ट इन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। मैथमेटिकली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज 2 बॉडीज कैन बी रिटन एज, यानी कि एक तो ऐसे लिख सकते हैं और एक F इज इक्वल्स टू G यानी कि ग्रेविटी G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, राइट। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यहाँ पे G क्या है, G इज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि G को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है,
तो इसके बाद इन्होंने क्या बोला, द अबव लॉ मीन्स दैट इफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज डबल द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो डबल, यानी कि अगर मास डबल हो गया तो जो फोर्स होगा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का वो भी डबल हो जाएगा। ऑल्सो इफ द डिस्टेंस इज डबल फोर्स डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर डिस्टेंस डबल होता है तो जो फोर्स है वो डिस्टेंस मतलब 4 के डिफरेंस से वो फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इफ द टू बॉडीज आर स्पेरिकल डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज टेकन टू बी d. Okay, so in case when the bodies are not spherical or irregular shape, then the direction force is along the line joining their centers of mass and d is taken to the distance between two center of mass। यानी कि इन्होंने यहाँ पे कुछ बताया नहीं है, यहाँ पे इन्होंने इस डायग्राम को सिर्फ एक्सप्लेन किया है कि इस डायग्राम का मतलब क्या है, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने इक्वेशन 2 के हिसाब से यहाँ पे g ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। देन 10 SI यूनिट, यहाँ पे SI यूनिट्स की बात हुई है। देन द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेज 1 kg केप्ट 1 मीटर अपार्ट, यानी कि ये जो फॉर्मुलेशन हुआ है यहाँ पे उसको यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पे शो दैट इन SI यूनिट द यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻², वैल्यू ऑफ g was first experimentally measured by Henry Cavendish and in SI unit its value is 6.673 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। ये है हमारा कैपिटल G का वैल्यू, ठीक है। और उसका SI यूनिट मतलब उसकी जो SI यूनिट की वैल्यू है वो ये है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। और जो वैल्यू G जो है इसको किसने मेजर किया था, हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। ये आपको नाम याद कर लेना है, ठीक है। अभी ये देखते हैं यहाँ पे क्या है, द सेंटर ऑफ अ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट विच टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी अज्यूम बी कॉन्सेंट्रेटेड। द सेंटर ऑफ अ मास ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी is at its geometrical center, center of mass of an object having uniform density at its centroid, यानी कि जो center of the mass होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे सेंट्रॉइड में एक यूनिफॉर्म डेंसिटी फॉर्म करता है, ओके। और आगे देखते हैं, व्हाई डिड न्यूटन अज्यूम इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस इन हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ही वाज हेल्प्ड बाय केप्लर्स थर्ड लॉ एंड इन दिस एज शोन बिलो। यहाँ पे केप्लर्स थर्ड लॉ के यूज से यहाँ पे न्यूटन ने क्या फॉर्म किया है देखते हैं। सो यहाँ पे कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड, वी हैव सीन अर्लियर दैट सच अ मोशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली एक्टेड अपॉन अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि हमने पहले क्या देखा था वो हमने यहाँ पे लिया है, यानी कि जो सच अ मोशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली एक्टेड अपॉन अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द, यानी कि कंटिन्यूस जब तक वो चलता रहेगा तभी वो सेंटर की तरफ टुवर्ड डायरेक्ट होगा। देन दिस फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने वो एग्जांपल भी देखा था जहाँ पे वो लड़की ऐसे गोल गोल घुमाती है, राइट। देन आफ्टर दैट यहाँ पे क्या है, इफ m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v इज इट्स स्पीड, r is the radius, then it can be shown that this force is equal to F is equals to mv square upon r। यानी कि ये एक फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लो। फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू mv स्क्वेयर अपॉन r, और यहाँ पे ब्रैकेट में ये फॉर्मूला जो गिवन है ये है स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, सो ये फॉर्मूलाज याद करना इंपॉर्टेंट है, ओके। यहाँ पे आगे देखते हैं, इफ अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट टुवर्ड्स द सन मस्ट बी F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। मतलब कि अगर कोई भी प्लैनेट सन के आजू बाजू सर्कुलर ऑर्बिट में मतलब घूम रहा है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होना चाहिए। देन द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट टुवर्ड्स द सन, तभी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है सन की ओर। तो इसीलिए जब हम वो धागे में बॉल रख के घुमाते हैं तो वहाँ पे एक्चुअली धागा बांधने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ प्लैनेट्स में वो ऑटोमेटिकली वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, वो उसी तरीके से घूमते हैं। और वहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv स्क्वायर अपॉन r।
So where m is the mass of the planet and v is the speed and r is its distance from the r is its distance from the sun, यानी कि सन से कितना डिस्टेंस है वो उसका रेडियस है। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्पीड ऑफ द प्लैनेट कैन बी एक्सप्रेस इन अ टर्म ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी एज फॉलोज। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लैनेट इन वन रिवोल्यूशन इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ऑर्बिट। पेरीमीटर ऑफ ऑर्बिट क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई आर प्लैनेट पेरीमीटर ऑफ ऑर्बिट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूला को हमें डिराइव करना है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड टाइम टेकन यानी कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी, ये दोनों तो हमने कंसिडर किया ही है, यानी कि है ही ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। v क्या होता है? स्पीड। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे हमने स्पीड को v लिया है, राइट। तो इज इक्वल्स टू, अभी डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आया था? 2 पाई आर, राइट। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लैनेट इन वन रिवोल्यूशन 2 पाई आर, राइट। और टाइम टेकन कितना आया है? t। तो हमने यहाँ पे 2 पाई आर अपॉन t लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करना है हमें, f इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। हमारा फॉर्मूला क्या है f का, यहाँ पे हमने देखा f इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इज इक्वल्स टू m एज इट इज रहेगा। v की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या निकाली है? c। v की वैल्यू यहाँ पे है ये 2 पाई आर अपॉन टी। हमने 2 पाई आर अपॉन टी उसका होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एम वी स्क्वायर है इसलिए हमने इसका स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाय आर एज इट इज रखा, इक्वल्स टू। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 2 4 हो जाएगा, हमने यहाँ 4 लिख दिया। m उसके बाद लिख दिया, पाई का भी स्क्वायर हो जाएगा, और r का स्क्वायर क्यों नहीं होगा, क्योंकि नीचे r है ऊपर r है, कैंसिल हो जाएगा, और t का भी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो हमें ये फॉर्मूला एक यहाँ पे इक्वेशन टाइप मिल गया है फॉर्मूला का। आगे हम इसे और भी सॉल्व करने वाले हैं। तो होप ये समझ गया होगा। ये 2 का स्क्वायर किया, पाई का स्क्वायर किया, r को r से कैंसिल कर दिया, और मतलब r को r से कैंसिल नहीं करेंगे, r स्क्वायर करेंगे, और एक r और ये एक r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ही r बचेगा, वो हमने यहाँ लिख दिया, और m को हमने यहाँ ले लिया, अपॉन t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये r तो कैंसिल हो ही चुका है। देन आफ्टर दैट मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय r स्क्वायर वी गेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने r से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, फिर क्या मिलता है वो देखते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे यहाँ पे f इज इक्वल्स टू 4m पाई स्क्वायर, और यहाँ पे इंटू r क्यूब t स्क्वायर। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ये जो इक्वेशन है इसको इन्होंने r स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अगर हम r स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसे होगा, 4m पाई स्क्वायर r इंटू आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा, राइट। हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया आर स्क्वायर से। ठीक है, इसके बाद हमें क्या मिलेगा वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4m पाई स्क्वायर, और यहाँ पे अपॉन कर लेते हैं अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा टी आर स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं, समझो। ठीक है, और यहाँ पे इंटू ये आर स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया हमने, ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। अभी हम ये आर बचा हुआ यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये आर और ये आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, वो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, एक बार आप ध्यान से देख लो। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, 4m पाई स्क्वायर और अपॉन आर स्क्वायर एक साइड लिया, और आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई कर दिया ये वाले, तो आर क्यूब हो गया, अपॉन टी स्क्वायर इसको यहाँ लिख लिया। ठीक है, इतना इन्होंने ये वाला इक्वेशन किया है। तो यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू कपलर्स थर्ड लॉ टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू के। तो हमने अभी पता चला होगा आपको कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब हमने यहाँ पे एक कॉलम में क्यों लिया है, ये उल्टा है, बट हम उसे बाद में ऑपोजिट कर सकते हैं। क्लियर ऑपोजिट का हमारे पास रूल है। ओके, सो यहाँ पे अभी क्या है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल्स टू के, तो एफ इज इक्वल्स टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के। कैसे हुआ ये, 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये पूरे इसको ब्रैकेट को हमने अपोजिट करके के कर दिया। अभी अपोजिट क्यों किया, अपोजिट क्यों नहीं किया ये देखते हैं। तो अभी हमने ये जो डायरेक्ट यहाँ पे अगर टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब होता तो हम के को ऊपर लिखते, राइट, पर यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे
आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर है, इसलिए हमने के को नीचे लिखा है। ठीक है, बस इतना ही, अपोजिट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको के को नीचे लिखा है। अगर क्योंकि ये डायरेक्ट मल्टीप्लाइड है तो ये ऊपर ही जाता ना ऑब्वियसली, बट ये उल्टा लिखा हुआ है इसलिए हमने उसे नीचे लिख दिया। बट 4m पाई स्क्वायर अपॉन के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये भी हमने पहले देखा है कि 4m पाई स्क्वायर अपॉन के कांस्टेंट होता है, तो देयरफॉर f इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे पता चला? तो यहाँ पे अगर आप देखो 4m पाई स्क्वायर अपॉन के, ये तो हमने एक अलग कर दिया, बट ये आर स्क्वायर का क्या, तो ये आर स्क्वायर अलग हो जाएगा। बट हमने तो सिर्फ इतने से पार्ट को हमने कांस्टेंट कंसिडर किया, 1 अपॉन आर स्क्वायर तो अलग ही है, तो इसलिए f इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि ये कॉन्स्टेंट ये पार्ट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? क्योंकि f इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि कांस्टेंट का तो कुछ ये नहीं, क्योंकि वो तो कांस्टेंट हो गया ना ऑब्वियसली, तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था कि f जो है वो r से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, तो न्यूटन ने वही किया है। सो दस न्यूटन कंक्लूडेड दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन must be inversely proportional to the square of distance between planet on the sun। see inversely proportional है distance यानी कि radius से। न्यूटन आइडेंटिफाइड दिस फोर्स ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड हेंस पोस्टुलेटेड द इनवर्स स्क्वायर लॉ। सी इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स यानी कि 1 अपॉन में अगर कोई चीज़ है तो वो इनवर्स है। ओके, and the gravitational force is much weaker than the other forces in nature, but it controls the universe and decides its future। this is possible because huge mass of planet, star and other constituent of the universe, ये सब ग्रेविटी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये जितने भी स्टार्स हैं ये सब ग्रेविटी से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये मतलब एक मिनट के लिए अगर माना जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीकर फोर्स है, बट एक्चुअली तो इसने सबको रोक के रखा है, तो इसलिए कोई ये नहीं बोल सकता कि ये वीकर है, ये स्ट्रॉन्गर ही है ऑफ कोर्स। ओके, सो आज के लिए इतना ही। ये इस टॉपिक में हमने कई सारी चीज़ें देखी, हमने न्यूटन ने कैसे इसे डिराइव किया, क्या क्या किया इसमें, केप्लर्स लॉ, हमने सब कुछ देखा यहाँ पे। अगले इसमें हम कुछ ये फार्मूलाज से रिलेटेड जो हमने अभी तक के फार्मूला देखे इससे रिलेटेड कुछ सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में हैं, और और अगले टॉपिक की तरफ भी बढ़ेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।